मोबाइल के ज़माने वाले लोग लैंडलाइन की स्ट्रगल वाली लाइफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन सोचिए, पुराने विचारों वाले किसी ससुराल में आज भी लैंडलाइन हो तो? रमा और मीरा दोनों देवरानी जिठानी होती है। दिन भर ससुराल के काम के बाद शाम का वक्त होता जब दोनों का मायके से फ़ोन आता है। हाँ माँ, कैसी हो? मैंने ना आज जलेबी बनाई थी। अच्छा, कैसे बनती है? माँ, वो ना पहले मैदा लेते हैं और अब पूरी जलेबी रमा फ़ोन पर ही कैसे बनती है ये अपनी माँ को बताती है। उसकी लंबी लंबी बातों से मीरा परेशान रहती। परेशान होकर वो कहती है, हर कोई कहता है कि आपका फ़ोन तो व्यस्त ही रहता है। क्या है, घर में एक फ़ोन है, उस पर भी रमा भाभी सारा दिन अपने मायके में लगी रहती है। मेरा भी तो जी करता है ना कि घर में बात करूं, लेकिन कैसे करूं? ये तो भाभी का शुरू से ही है। फ़ोन पर बात करती है तो भूल ही जाती है कि घर के और भी काम है, या फिर कोई और भी तो फ़ोन कर रहा होगा। उनको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं होता। तो मैं क्या करूं? पता है, पापा की तबीयत ख़राब थी। भाभी को पता था कि मेरे मायके से फ़ोन आने वाला है, लेकिन फिर भी सारा दिन लगी रहती है फ़ोन पर। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान ना हो। क्या करोगे बोलो? मेरे लिए दूसरी लाइन लगवा दोगे? वो भी तो तुम नहीं कर सकते हो। अरे, दूसरी लाइन नहीं लगवा सकता हूँ, लेकिन इसी की एक लाइन तुम्हारे कमरे में लगा देता हूँ। फ़ोन जैसे ही बजे उठा लेना, भाभी को पता भी नहीं चलेगा, और फ़ोन तुम बिज़ी रखना अपने घर वालों से। क्यों, सही है ना? बीवी को पति की बात सही लगती है। रात के अंधेरे में मीरा का पति तार बिछाकर ड्राइंग रूम वाले फ़ोन की एक लाइन बीवी के कमरे में लगा देता है। समझ रहे ना, मतलब जैसे ही फ़ोन आए मीरा फ़ोन उठा लेगी। फिर रमा कितना भी चाले फ़ोन बिजी ही रहेगा जब तक मीरा बात ना कर ले। अगली सुबह, क्या बात है जी, पता है आज सुबह सुबह जैसे ही बेल बजी मैंने फ़ोन उठा लिया। मम्मी का फ़ोन था, इतनी देर बाद करी मैंने। उधर रमा परेशान कि ये हो क्या रहा है। जब देखो फ़ोन बिजी। अरे, फ़ोन की लाइन में कुछ खराबी तो नहीं है ना? जी सुनिए ना, टाइम पास ही नहीं होता। न जाने फ़ोन को क्या हो गया है, हर वक्त लाइन बिजी रहती है। हाँ, तो बात ही इतनी करती हो तुम अपने घर में, तो लाइन तो बिजी रहेगी ना। कहने को जॉइंट फैमिली है, लेकिन तुम सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती हो। पता है, किसी को वक्त ही नहीं मिलता फ़ोन पर बात करने का। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने बिजी नहीं रखा फ़ोन को। फिर कौन फ़ोन पर बिजी रहता है? कैसे कोई रहेगा, फ़ोन तो तुम्हारे सामने है। रमा भी देखती है कि भाई फ़ोन तो सामने है, फिर फ़ोन कौन बिजी रख रहा है? फ़ोन बिजी चल रहा है। टाइम पास करने के लिए एक काम करती हूँ, मीरा के कमरे में चली जाती हूँ, उसी से गप्पे लगा लेती हूँ। रमा मीरा के कमरे में जाती है तो उसे मीरा की आवाज़ आती है। और क्या माँ, मैंने तो अपना कमरा बंद कर लिया है। अब किसी को पता ही नहीं कि अंदर मेरी ज़िंदगी जन्नत हो गई है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ, फिर सो जाऊँगी। तभी रमा दरवाज़ा खटखटाती है। मीरा, ओ मीरा, किससे बात कर रही हो? तुम्हारी माँ आई है क्या? अब मीरा डर जाती है, जल्दी से फ़ोन के ऊपर तौलिया डालकर दरवाज़ा खोलती है। किससे बात कर रही थी मीरा? तुम्हारी माँ आई है क्या? नहीं, मैं किससे बात कर रही थी? किसी से तो नहीं। नहीं, आवाज़ आ रही थी। तुम अपनी माँ को कुछ कह रही थी कि यही ना कि मैं ऐश कर रही हूँ। मैं काम करके कमरे में आई हूँ, आपसे बात करूँगी और फिर सो जाऊँगी, यही सुना होगा। हाँ, यही सुना। तो किससे बोल रही थी तुम? माँ तो नहीं दिख रही तुम्हारी। वो क्या है ना दीदी, ये मेरा सपना है कि मेरे कमरे में फ़ोन की लाइन हो, बस लेट कर मैं सारा दिन अपने मायके में बातें करूं। तो वही सपना कहते हैं ना, रोज़ रोज़ बोलने से एक दिन तो पूरा हो ही जाएगा। वैसे आप मेरे कमरे में कैसे? पता नहीं मीरा, सारा दिन फ़ोन की लाइन बिजी रहती है, घर भी बात नहीं कर पा रही हूँ, तो सोचा चलो तुमसे बात कर लेती हूँ अब सारा दिन। हाँ भाभी, क्यों नहीं। लेकिन वो क्या है ना, मेरे सोने का वक्त हो रहा है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। नहीं तो फिर रात का खाना बन नहीं पाएगा ना। आराम करना भी तो मेरे लिए ज़रूरी है। हाँ ठीक है, आराम कर लो, कम से कम खाना तो बना लेना। अच्छा, चलती हूँ मैं।
लेकिन कहते हैं ना, चोरी कितनी देर चलेगी। अचानक मीरा के कमरे का लैंडलाइन बोल पड़ता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ, अरे ये क्या, फोन के बजने की आवाज़ तेरे कमरे से कैसे? वो क्या है ना भाभी, मैं ही तो आवाज़ मुंह से निकाल रही थी। ये देखो, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर खेलूंगी और फिर सो जाऊंगी, प्लीज़। रमा को कुछ समझ में नहीं आता, वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे हो सकता है। फ़ोन लगा है नीचे और आवाज़ आ रही है मीरा के कमरे से। रमा रात को पति को सारी बात बताती है। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, छोटा ऐसा नहीं करेगा। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। रमा का पति अपने छोटे भाई यानी कि मीरा के पति से बात करता है। हाँ भाई, सुना तूने अपने कमरे में फ़ोन की लाइन लगवा ली है। अब बिल आएगा तो तू ही बनना, ठीक है? कैसी बात कर रहे भैया, मैं क्यों अपने कमरे में लाइन लूँगा लैंडलाइन का? हम घर में रहते हैं, कोई होटल थोड़ी ना है, क्यों? चलता हूँ मैं। मीरा, तू नीचे है ना, यहीं रुक, मैं ज़रा देखूँ लाइन बिज़ी है कि नहीं। अब मीरा डर जाती है कि अगर रमा को ये पता लग गया कि उसके कमरे में फ़ोन लगा है और जब वो नीचे होती है तभी फ़ोन बिज़ी नहीं रहता तो सारा का सारा बिल उसे ही भरना पड़ेगा। वहीं रमा फ़ोन उठाती है तो लाइन फिर भी बिज़ी रहती है। क्या हुआ दीदी, फ़ोन लग रहा है ना? रमा मीरा की ओर घूर कर देखती है। नहीं लग रहा है। मीरा चैन की सांस लेती है। फालतू ना आप शक करिए दीदी, मैंने कहा तो, मैं खुद ही मुंह से आवाज़ निकाल लेती हूँ फ़ोन की घंटी की। हाँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग। देखो। फ़ोन का स्यापा घर में बढ़ता ही जा रहा था। देवरानी जेठानी के बीच एक और जहाँ मीरा के मायके के मोहल्ले में कुत्ते ने किसी को काट भी लिया हो तो ये भी मीरा को पता होता था, और वहीं रमा को तो उसके माँ बाप से भी बात किए हफ्ता हो जाता था। रमा का पति उसकी हालत देख रहा था। फिर वो एक दिन फ़ोन वालों को घर ले आता है। देखो भैया, हम लोगों के घर का फ़ोन पता नहीं क्यों बिज़ी रहता है, ना कोई फ़ोन करता है ना कुछ। अब बिल आएगा तो हम तो नहीं भरेंगे, साफ साफ बात है। देखिए भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों के घर का फ़ोन बिजी रहे और बात कोई और कर रहा हो, हैं? मैं ना एक काम करता हूँ, इसकी सारी लाइन जोड़ देता हूँ, जो भी हो पकड़ा जाएगा, क्यों? हाँ, ये कर दो, कम से कम पता तो चले कि कौन है। अब पकड़ा जाएगा चोर। कौन है जो सारा दिन फ़ोन पर लगा रहता है? ठीक किया जी आपने। अब क्या था, रमा के फ़ोन की लाइन मीरा के कमरे की लाइन से जुड़ जाती है और फिर आगे। चलो ज़रा भाई से बात करती हूँ, कल रक्षाबंधन है, पूछूँ तो वो आएगा या मैं आऊँ? वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई। रमा डायरी से नंबर लेकर फ़ोन करने के लिए जैसे ही लैंडलाइन का फ़ोन उठाती है वैसे ही उधर से आवाज़ आ रही होती है। हाँ भैया, मैं आऊँगी ना रक्षाबंधन में, क्यों परेशान हो रहे हो? रमा है ना, वो देखेगी ननदों को। अब ननदों की रक्षाबंधन के चक्कर मैं थोड़ी ना अपना रक्षाबंधन खराब करूँगी भैया। रमा के कान में मीरा की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो जाती है। ओके, तो मेरा शक सही निकला। मीरा ने कमरे में फ़ोन लगा रखा है, सारा दिन उसी फ़ोन में लगी रहती है। वैसे तो मैं अभी इसको सही कर दूँ, लेकिन इसके राज अब ऐसे ही पता चलेंगे। रमा तुरंत कमरे में जाती है और अपना सारा सामान पैक करके मायके चली जाती है। एक चिट्ठी लिखकर फ़ोन के नीचे रख जाती है। मीरा जब नीचे आती है तो सामने चिट्ठी देखती है। ये क्या, दीदी मायके चली गई? लिखा है इमरजेंसी है, कल रक्षाबंधन मना कर आऊँगी। अब मैं कैसे मायके जाऊँगी? नाना तो सुबह सुबह ही आ जाएंगी। ऐसे ही अब रमा फ़ोन उठाकर मीरा की सारी बातें सुन लिया करती। इसकी सारी जानकारी अब रमा के पास रहती और वो उससे मीरा के प्लान पर पानी फेरती रहती। तो लैंडलाइन की कहानी इतनी ही। मीरा को फ़ोन तो मिल गया, लेकिन उसके सारे राज अब रमा के पास रहते। अक्सर हमारे देश की सासों को अपने बेटे में एक भी गलती नज़र नहीं आती। उन्हें तो उनका बेटा परफेक्ट और बहू गलतियों का समंदर लगती है। लेकिन सरला जी वो थोड़ी अलग थी। अरे नहीं, जब तेरी नौकरी दूसरे शहर में है तो बहू को साथ में ले जा।
लेकिन माँ जी मुझे कुछ नहीं आता। अरे बहू, जब मैं शादी करके आई थी ना तो मुझे क्या आता था, मैं भी तो तेरे जैसी ही थी। पर तेरे ससुर जी का साथ और प्यार सब कुछ सीख गई। देख लो माँ, छोड़ना है तो छोड़ जाता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। जा जा बहू, कोई बात नहीं। मीना की शादी छोटी सी उम्र में ही हो जाती है। 6 भाई बहनों की सबसे छोटी मीना ने ना कभी घर का कोई काम किया और ना ही कभी कोई जिम्मेदारी देखी। शादी के 3 साल बाद मीना, तुम्हें पता है मेरा घर पहले कितना साफ रहता था, खाना भी कितनी सफाई से बनता। माँ की साड़ी देखती तो पता चलता कि कितने सलीके से पहनी होती थी। और खुद को देखो, लगता है शक्ल में हमेशा 12 ही बजे होते हैं। हाँ, वो बस मुन्ने को सुला दो, फिर सारा काम एक बार में ही खत्म करती हूँ। पता नहीं कब से सुन रहा हूँ, एक बार में खत्म करोगी। अच्छा सुनो, कल सबकी एक साथ ऑफिस में डब्बा पार्टी है, तो खाने में कुछ ठीक सा देना। हाँ हाँ ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। राहुल सुबह उठता है तो मीना सो रही होती है। अरे यार मीना, मेरे ऑफिस जाने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है, कब खाना बनाओगी तुम? ओह, आप दूसरे रूम में सो रहे थे, लेकिन इस रूम में तो मुन्ना पूरी रात नहीं सोया। देखिए ना, शायद थोड़ा बुखार सा भी फील हो रहा है। अब यार बच्चा भी मैं ही देखूं क्या? तुमको बताया था ना आज डब्बा पार्टी है, जल्दी उठना, कुछ अच्छा सा बनाना। वैसे भी अब तो मुन्ना सो ही रहा है ना। मीना उठती है और जल्दी जल्दी बेचारे से जो हो सकता है वो बनाकर राहुल को दे देती है। ऑफिस में राहुल का दोस्त कहता है, अरे यार, आज तो कुछ अच्छा ले आता, वही करेला, वही रोटी। यार वो बीवी को बताना भूल गया था ना डब्बा पार्टी के बारे में। अरे यार, कैसे भूल गया? ये देख, मैंने तो बीवी को बताया तो उसने पूरा का पूरा होटल का मेन्यू ही मेरे टिफिन में पैक कर दिया। राहुल ये सब देखकर मीना के बारे में गलत सोचने लगता है कि मीना से शादी करके वो तो फंस गया। राहुल घर आके देखता है कि मीना की साड़ी में हल्दी का दाग लगा है। मीना बच्चे को संभालते हुए कहती है, अरे आ गए आप? ये क्या घर की हालत बना रखी है यार, थक गया हूं मीना। मुझे एक संस्कारी ठीक ठाक सी बीवी चाहिए थी, कोई बच्चा नहीं जिसे कोई काम धाम नहीं आता हो। यार कल की टिकट कटवा रहा हूं, तुम देख लो कहाँ रहना चाहती हो, ससुराल या मायके। बेचारी मीना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। राहुल गुस्से में माँ को फोन करता है। कैसा है राहुल, मैं तुझे फोन करने ही वाली थी। क्यों, क्या हो गया? परेशान तो मैं हूं ना। हाँ बेटा, जानती हूँ मैं, परेशान होने वाली बात भी है। देख, टेंशन ना ले, मैं आ जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? आप क्या बोल रही हैं? अरे मुन्ने को लेकर तू टेंशन में है ना। डायरिया हो गया है उसे, रो रो कर बुरा हाल कर रखा है उसने। मैं जानती हूँ वो मीना को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। बेचारी ने तो आज खाना भी नहीं खाया है। डायरिया? मुझे तो ये पता ही नहीं है माँ। अरे कैसा पिता और पति है तू राहुल। एक तो बेचारी मीना छोटी सी उम्र में माँ बन गई, ऊपर से घर गृहस्थी अकेले देखना। बेटा कितनी परेशान है वो। माँ कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था कि मैं उसे तलाक दे रहा हूं। चल, कल आ रही हूं ना, फिर बात करते हैं। अगली सुबह माँ राहुल के घर आ जाती है। अरे मीना, कैसी है बेटी? माँ को देखकर तो जैसे मीना का सारा अंदर का गुबार फट जाता है। माँ, राहुल सब कुछ हैरानी से देख रहा होता है। अरे यार मीना, अब क्या हो गया तुमको? अरे चुप कर, बहुत परेशान है वो।
वो परेशान है। मीना सास को खाना पीना खिलाकर मुन्ने को लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन राहुल, माँ देख, अब इस बेतरीके सी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। कहाँ तू थी माँ, पूरा घर साफ सुथरा, एक से बढ़कर एक चीजें बनाती थी खाने में, रहती भी कितनी टिप टॉप थी। और एक ये है, देखा माँ कैसी बिखरी सी रहती है। माँ राहुल को बीच में ही रोक लेती है। देख राहुल, तूने मुझे देखा, लेकिन क्या कभी तूने अपने पिता को देखा? वो हमेशा मेरे लिए घर का काम आसान कर देते थे। मैं किचन में जाती तो सब्जी पहले ही कटी मिलती, मैं झाड़ू पोछा लगाती उससे पहले ही तेरे पापा घर का सारा सामान तरीके से संभाल देते। राहुल माँ की बात ध्यान से सुन रहा था। वो तुम दोनों को देखते तो मैं थोड़ा समय पार्लर में हो आती। नहाने के बाद तो तुम्हारे पापा तुम दोनों भाई को पकड़ कर रखते कि मैं बाल संवार पाऊं। तो मैं अगर सब मैनेज कर पाती तो सिर्फ तुम्हारे पापा के साथ की वजह से। राहुल को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे वो छुट्टियों में दोस्तों के साथ निकल जाता है। वो मीना के साथ जरा सा भी समय नहीं बिताता। उसकी मदद तो छोड़ो, वो अपना भी सारा काम उसी के भरोसे छोड़ देता। माँ, मैं समझ गया। माँ कुछ दिन रहकर चली जाती है, लेकिन उसके बाद, मीना, ये लो बेटी, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं मुन्ने को संभाल लेता हूँ। मीना नहाकर सज धज कर किचन में आती, नाश्ता बनाती। अब तो राहुल मीना का हर काम में साथ देता और मीना एक परफेक्ट बीवी बन जाती है। लेकिन हाँ, उससे पहले राहुल बनता है एक परफेक्ट हस्बैंड। विक्रम की पत्नी आशा बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की है। वो हमेशा किसी न किसी बात पर परेशान ही रहती है। और विक्रम की माँ किरण का स्वभाव बहुत हंसमुख है। उसका बेटा भी उसी की तरह है। एक रात आशा किसी बात पर परेशान बैठी थी, तभी विक्रम कहता है, आशा, तुम हमेशा परेशान क्यों रहती हो? अरे मुझे बताओ, तुम ऐसे ही परेशान रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कहाँ परेशान रहती हूँ? आपको मेरे अंदर ना कमी ही कमी नजर आती है। आप तो चाहती हैं कि मेरी तबीयत खराब हो जाए। अरे नहीं नहीं आशा, मैं तो बस ये कह रहा था कि खुश रहा करो। हर छोटी बात पर परेशान होना सही नहीं है, इससे तबीयत पर असर पड़ सकता है ना। तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालती हो? हाँ हाँ रहने दो, अब ज्यादा सफाई मत दो। मुझे पता है क्या मतलब था आपका। विक्रम इस बात पर कुछ नहीं कहता, आशा को बस बड़े प्यार से देखता रहता है। तब आशा कहती है, क्या देख रहे हो इतना घूर घूर कर? और सुना लो चार बातें। हाँ अरे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ यार, चलो मैं सो ही जाता हूँ, वरना तुम तो गुस्से में मुझे डंडा भी मार सकती हो। ये कहकर विक्रम मुस्कुराकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अगली सुबह विक्रम सो ही रहा था कि उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। विक्रम दौड़ा दौड़ा रसोई घर की तरफ जाता है तो देखता है वहां आशा जमीन पर पड़ी है और चिल्ला रही है। विक्रम जल्दी से आशा को उठाता है और फिर उसे कमरे में ले जाता है। अरे ऐसा क्या कर रही थी जो गिर गई? मैं तो ऊपर से दाल का डिब्बा उतार रही थी, टेबल से मेरा पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, लगता है चोट बहुत गहरी लगी है। और नहीं तो क्या, दर्द के कारण मेरी तो जान निकली जा रही है। अरे ठीक है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं और मैं माँ को भी खबर कर देता हूँ, वो आ जाएगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। नहीं नहीं, माँ को मत बुलाना, वो काम तो कुछ करेगी नहीं, बस हंसी मजाक करती रहेंगी। मुझे नहीं बुलाना उन्हें, वो वैसे भी मुझे कामचोर समझती हैं। आशा, इंसान को हंसमुख होना चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं। क्या कहा आपने? कैसी हूँ मैं? हाँ अरे कुछ नहीं। देखो आशा, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, यहाँ कुछ दिन रह भी लेंगी और तुम्हारी देखभाल भी कर लेंगी। इस हालत में तो तुमसे कोई काम नहीं होगा ना। आशा कुछ देर सोचती है और मन ही मन कहती है, बात तो सही है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, काम कैसे कर पाऊंगी? और विक्रम को भी तो ड्यूटी पर जाना होता है, ये सब कैसे होगा? ये सोचकर आशा कहती है, ठीक है, बुला लीजिए अपनी माँ को, वैसे भी बहुत दिन हो गए उन्हें यहाँ आए हुए। विक्रम अपनी माँ को खबर कर देता है और अगली सुबह माँ आ जाती है।
माँ को देखकर विक्रम बहुत खुश होता है और उनके चरण छूता है। आशा भी अपनी सास को देखकर बहुत खुश होती है। किरण के हंसमुख स्वभाव के कारण सारे पड़ोसी भी उससे खुश रहते थे। एक दिन, किरण बहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन आपकी बहू आपके परिवार में मेल नहीं खाती। उससे देखकर तो ऐसे लगता है जैसे कोई दुख की खबर सुनाने वाली है। बहन जी, मेरी बहू की बुराई मेरे सामने तो मत करो। इतनी भी दुखी नहीं रहती जितना आप कह रही हो। वैसे बात सही कह रही हैं आप। हर समय रोने जैसी शक्ल बनाए रखती है, हंसना तो जैसे आता ही नहीं उसे। ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करती, दुखी आत्मा। किरण और उसकी पड़ोसन हंसने लगी। अब आशा को चोट लगे बहुत दिन हो गए थे, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। इसलिए वो दुखी होकर कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा। ये चोट तो मेरे गले का फंदा बन गई है। अगर आप नहीं होती तो मेरा ध्यान कौन रखता। अरे बेटी, तू खुश रहा कर बस। अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा। मुझे देख, हमेशा खुश रहती हूँ। मजाल है किसी बीमारी की जो मेरे पास आकर पटक जाए। और तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ जी, मुझे इतनी जोर से चोट लगी है, भला इसमें क्या अच्छा होगा? आप भी ना कुछ भी बोलती हो। कुछ ही दिन में आशा ठीक हो जाती है। सास हमेशा बहू से हंसी ठिठोली करती रहती, लेकिन आशा हमेशा ऐसे बर्ताव करती जैसे पता नहीं कितने दुखों में डूबी है। एक दिन आशा की सास कहती है, क्या बात है बहू, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज विक्रम मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। देखा बहू, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम कहीं जा रही हो। ये सुनकर आशा विक्रम को देखने लगती है। इतने में किरण एक गाने के बोल सुना देती है और कहती है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे विक्रम तुम्हारा हो गया। ये सुनकर विक्रम भी आशा की ओर बढ़ता है और वो भी एक गीत के बोल बोल देता है, यारा ओ यारा, मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा, तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा। दोनों माँ बेटे आशा की ओर देखकर गाना गाने लगते हैं, तो आशा वहां से जाने लगती है। किरण फिर से एक गाना गाती है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। पर ये सुनकर बहुत चिड़चिड़े अंदाज में कहती है, माँ जी, कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का। आपके सामने आपका बेटा भी है। अरे बहू, छोटी सी जिंदगी है, इसे खोल कर जिया करो। ऊपर वाले ने तो वैसे भी सब कुछ पहले से लिख रखा है, तो छोटी छोटी बात पर बिगड़ क्यों जाती है? जिंदगी तो वैसे भी दुखों से भरी हुई है। खुश रहना सीख। हर समय रोते रहने से, मातम मनाने से जिंदगी नहीं चल सकती, समझी? आशा किरण की बात सुनकर चुप हो जाती है। किरण आशा को अपने बचपन और जवानी के किस्से सुनाती है। पता है बहू, जब हम छोटे थे ना, तो स्कूल जाने के बहाने आम के बाग में घुसकर आम चुराया करते थे। मेरा छोटा भाई भी होता था मेरे साथ। बचपन के दिन ही और थे, कितना मजा आता था। अब कहाँ लौट कर आएगा वो समय, यादें ही तो रह जाती है। माँ जी, विक्रम बता रहे थे कि आपकी पापा जी से पहली मुलाकात आम के बाग में ही हुई थी। क्या ये सच है? और फिर आपकी पापा जी से शादी कैसे हुई? अरे बहू, क्या बताऊं, वो भी ना बड़ा मजेदार किस्सा है। मैं एक बार उनके बाग से ही आम चिरा रही थी और तेरे ससुर जी आ गए। उन्हें देखकर मेरा भाई डर के मारे भाग गया और मैं तो पेड़ पर चढ़ी हुई थी। जैसे तैसे उतर कर भाग गई। शाम को तेरे ससुर जी अपने बापू के साथ हमारे घर आए। मैं तो समझी थी कि वो मेरी शिकायत करने आए हैं, लेकिन वो तो रिश्ते की बात करने आए थे। फिर आपने और आपके घर वालों ने आपकी शादी करा दी? हाँ, कराते क्यों नहीं। सारे गांव में बहुत नाम था उनका। और तेरे ससुर जी का स्वभाव भी ना बिल्कुल मेरी तरह था। बहुत हंसी खुशी साथ गुजारी हमने अपनी जिंदगी। वो मुझे प्यार से ना आम चोर कहते थे। अब वही पल याद आते हैं मुझे।
अरे वाह माँ जी, आपकी लव स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए तो कहती हूँ बहू, हमेशा खुश रहा कर। तू न जाने क्यों इतनी चिड़चिड़ी रहती है। तेरा पति इतना अच्छा है, तेरी सास इतनी अच्छी है। औरों की बहुओं की सास देखी है तुमने? अरे कितने अत्याचार करती है अपनी बहुओं पर, और मैं तो तुझे हंसाती रहती हूँ। आशा भी सोचती है, माँ जी कह तो सही रही हैं, मैं हर छोटी बात पर चिंता में पड़ जाती हूँ। और जैसी जिंदगी मेरी सास ने जी है, मैंने तो एक पल भी नहीं जी। मुझे अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाना होगा। आशा ठान लेती है कि वो कभी नहीं रोएगी, और इतने में उसे कुछ काम याद आता है। जैसे ही आशा वहां से जाने लगती है तो विक्रम कहता है, अरे कहाँ, जल्दी बैठो तो, माँ कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही है। आशा हंसते हुए कहती है, मैं चाय बना कर लाती हूँ, पापड़ भी, साथ बैठेंगे, आराम से कुछ बात करेंगे जनाब। क्या बात है, तुम तो सुधर गई। अच्छा, सिनेमा देखने नहीं चलोगी? अकेले नहीं जाऊंगी, सिनेमा देखने आज माँ को भी साथ ले चलेंगे, तब बनेगी बात। क्या बात है आशा, तुम्हारा ये रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। आशा को इस तरह से खुश और हंसता हुआ देखकर दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं, और विक्रम अपनी माँ को धन्यवाद देता है। इस तरह किरण, उसका बेटा और बहू हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं, और आशा को भी समझ में आ जाता है कि जो समय जाता है वो लौटकर नहीं आता है।